हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे आयोग। इसके पहले हम एक आयोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो देख लीजिए। और अभी तक जो लोग हमसे नहीं जुड़े वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम सारे आयोग जो यूनिट नंबर 10 में दे के रखा है, पीएससी का जो सिलेबस है वो सारे आयोग करेंगे, ठीक है। और आज हम लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग, ठीक है। ये एक संवैधानिक आयोग है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आप नोट भी बनाते जाइए साथ में, क्योंकि आपको नोट्स अगर आपके पास में रहेंगे तो क्या आपको आसानी से रहेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, 25 जुलाई को होने वाली एग्जाम है। और उसमें क्या एक्ट से करीबन 10 नंबर का दे के रखा है, तो 10 नंबर में से कोई से भी आग में से ज़्यादा डिटेल पूछ सकते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में हम जानते हैं ये एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है। संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया, आप उससे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कि संवैधानिक आयोग किसे कहते हैं। ये आयोग है हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग, संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान दे के रखा है संविधान के भाग 5 में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। ये कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक प्रकृति इसकी, तो संविधान के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसे केक भी बोला जाता है, ठीक है, केक बोला जाता है। तो जो केक का जो प्रावधान है संविधान के भाग 5 में दे के रखा है, ठीक है। भाग 5 इसमें इसका क्या प्रावधान दे के रखा है, और भाग 5 जो भाग 5 है इसे कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान दे के रखा है। तो आर्टिकल की हम बात करें, अनुच्छेद की हम बात करें, तो अनुच्छेद इसमें 148 यानी 148 से लेकर 151 तक क्या है जो आर्टिकल दे के रखे हैं उनमें इसका प्रावधान दे के रखा है। 148 की बात करें तो क्या है कि एक का एक पद होगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 48A में क्या दे के रखा है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद होगा, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे 149 एक में संघ और राज्य के जो भी प्रतिवेदन वो प्रस्तुत करेगा। उसके बाद 151 में हम बात करेंगे तो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा, कार्य शक्तियां दी के रखिए। तो ऐसी क्या जो भी सारी गतिविधियां उसके बारे में अनुच्छेद में दे के रखा है। संवैधानिक आयोग हो जो भी संवैधानिक आयोग है या, ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में ये दे के रखा है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम इसके बारे में देख रहे थे। अभी थोड़ी सी लाइट चली गई तो इसके बारे में क्या थोड़ा सा मिस हो गया। तो हम देख रहे थे एक संवैधानिक आयोग है। कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। प्रकृति इसकी हम देखते हैं, संवैधानिक आयोग है। प्रकृति कैसी इसकी? संवैधानिक आयोग, संवैधानिक प्रकृति इसकी, ठीक है। संवैधानिक प्रकृति कैसे? क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान संविधान में दे के रखा है। इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। अब हम बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है कैसे आया। तो दोस्तों आपको पता होगा 1857 में, ठीक है, 1857 में भारत का वायसराय कौन था? आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उस समय भारत क्या है ब्रिटिश का गुलाम था। और 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय बन के आया। तो इसने क्या करा, इसने भारत के, ठीक है, भारत के कौन कौन सी जगह, तो भारत से कोलकाता, कोलकाता प्रमुख इनका केंद्र रहा, ठीक है। उसके बाद हम देखें बम्बई, उस समय बम्बई हुआ करता था। और एक और जगह हमारा मद्रास, ठीक है। यानी 3 ऐसे प्रमुख स्थान है जहाँ पर क्या अंग्रेजों का शासन चला करता था। दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली को इसमें क्यों नोट नहीं किया, क्योंकि दिल्ली पर भी क्या अभी तक राजा महाराजाओं का छिटपुट तरीके से क्या साम्राज्य चलता रहा था। इसलिए बेसिकली अंग्रेजों ने क्या इन 3 जगहों पर अपना शासन स्थापित रखा और यहाँ से अपने शासन की पूरी गतिविधियां पूरे भारत में यहाँ से संचालित करते थे। तो लॉर्ड कैनिंग आया। लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, लॉर्ड कैनिंग ने इन तीनों जगहों पर क्या एक विभाग बनाया। कौन सा विभाग? तो उन्होंने एक विभाग बनाया महालेखाकार का एक विभाग बनाया, ठीक है। किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने महालेखाकार का एक विभाग बनाया, ठीक है। और इस विभाग में क्या है इसने एक पद नियुक्त किया। और इस पद में नियुक्त मतलब ये पद पहली बात तो कहाँ पर बनाया, तो ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन तीनों जगहों पर क्या ये एक एक महालेखाकार बनाया। और इन तीनों जगहों पर
वहाँ के जो जितनी भी आर्थिक गतिविधि थी उनको दस्तावेज के रूप में प्रारूप करना, उनको स्थापित करना, ऐसा महालेखाकार का जो पद बनाया इन तीनों जगह पर, ठीक है। यानी जितनी भी गतिविधियां होती थी उस समय इन तीनों जगह पर, उनके लिए उन्होंने क्या एक प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए वहाँ की गतिविधियों का जो भी प्रतिवेदन होता था, जो भी लिखित रूप होता था, ठीक है, यानी जितनी भी गतिविधि होती थी आर्थिक रूप से उनको प्रमाणित करने के लिए, उन प्रमाणित प्रतिवेदों को स्थापित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक पद बना था, महालेखाकार पद बना था, ठीक है। यहाँ पर क्या सारी जानकारी होती थी वो यहाँ पर स्थित होती थी। आपको पता हुआ बहुत सारे विभागों में बहुत पुराने टाइम की आज भी क्या है प्रस्ताव, जो रिपोर्टें होती है, जो भी फाइल होती है वो एक जगह स्थापित होती है, वो चाहे कोई से भी विभाग से हो, ठीक है। तो उस समय आर्थिक विभाग की जो भी सारी गतिविधियां थी महालेखाकार के पद, मतलब महालेखाकार जो विभाग बना था वहां पर सारी गतिविधियां और जितने प्रस्ताव, जो भी प्रतिवेदन थे या जो भी पट्टिकाएं थी, जो भी उनके पास डाटा था वो यहाँ पर रखा करते थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने ये व्यवस्था शुरू की। अब इसमें आगे क्या है, काम चलता गया धीरे धीरे, भारत में और भी जगह इसका व्यापक रूप से क्या है विभाग बनाया गया और इस पर काम होता गया। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1835 एक अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। कब आया, 1935, सॉरी 1935 में, 1835 में, 1935 में आया भारत शासन अधिनियम, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते वो भी चीज देखेंगे हम जब संविधान पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 आया और क्या हुआ, इस अधिनियम के आने से जो महालेखाकार जो पद था, जो विभाग था, इसका नाम चेंज हुआ, ठीक है। इसका नाम क्या चेंज हुआ, तो इसका नाम हुआ परीक्षक, इसका नाम हुआ महालेखा परीक्षक, ठीक है। क्या नाम इसका पड़ा बाद में, इसका नाम चेंज होकर क्या हुआ, तो महालेखा परीक्षक इसका क्या नाम रखा गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत जब आजाद हुआ तब इसका नाम क्या हुआ, तो हम स्वतंत्रता के बाद देख लेते हैं इसका नाम क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। फिर स्वतंत्रता के बाद आपको पता है इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया और संविधान में से इस प्रावधान को रख लिया गया, ठीक है, इस पद को रख लिया गया। तो इसकी सारी जो भी नींव है वो हमने देख ली। किसने इसकी शुरुआत की, लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की। भारत शासन अधिनियम आया, इसमें वो इसके कुछ प्रावधान बढ़ाए। उसके बाद में भारत आजाद हुआ तो उसमें संविधान में इसको क्या, इस पद को डाल दिया, ठीक है। इस पद को इसलिए डाला क्योंकि भारत का जितना भी लेखा जोखा है, ठीक है, जितनी भी भारत के ऊपर आर्थिक रूप से जो भी प्रतिवेदन होते हैं, ठीक है, जो भी परिमाण होते हैं उनको क्या संरक्षित करना, और भारत की जो संचित निधि है उसके जो आय का व्यय का जो भी खर्चे होते हैं उनको ठीक तरह से उनके ऊपर निगरानी करना, उनको जो भी जितनी भी निगरानी होती है उनके ऊपर क्या उनका प्रतिवेदन करना, यानी उसको नियंत्रण भी करना, यानी कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा इस खजाने का भारत के, और फालतू में जो भी खर्चे होते हैं उनके ऊपर भी क्या नियंत्रण करना, और इसके बारे में सूचना देना किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो यानी ये क्या एक तरह का अकाउंटेंट जनरल होता है, ठीक है। अकाउंटेंट के बारे में मतलब जो एक तरह का क्या होता है, ये ऑडिट होती है, जीएसटी वगैरह जो भी रिटर्न होते हैं उनके ऊपर क्या पूरी मतलब जितना भी हम यूँ कह सकते हैं साधारण तरीके से कि जितना भी भारत में जीएसटी के तहत, ठीक है, जितना भी राजस्व प्राप्त होता है उसके ऊपर निगरानी करता है। भारत के संचित निधि पर क्या करता है, निगरानी करता है, यानी उससे कितना पैसा जा रहा है, उसमें कितना पैसा आ रहा है, और जो भी सरकारी विभाग है उनमें कितना जमा पूंजी है, इन सभी के बारे में क्या जानकारी करता है वर्तमान में ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो हम आगे और इसको समझते हैं। अभी आप इतना समझिए एग्जाम के पर्पज से कि इसकी नींव कैसे पड़ी, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या हुआ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आगे हम देखते हैं इसके बारे में, आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी संरचना। क्या देखते हैं इसकी संरचना, संरचना
हम सभी आयोग में यही पढ़ेंगे, संरचना, नियुक्ति, त्यागपत्र, कार्यकाल, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। संरचना में हम बात करें तो ये क्या है, एक एकल संस्था है, एकल सदस्य संस्था, एकल सदस्य, ठीक है, यानी क्या है, सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति होता है इस संस्था में, वो इसको संचालित करता है, और उसके बाद क्या है, उसको सहायता के लिए छोटे छोटे अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, ये एकल संस्था है, यानी एक ही सदस्य वाली संस्था है, ठीक है, ये हमें क्लियर होता है यहाँ से। और हम इसके आगे बात करें तो इसकी सहायता के लिए क्या, ठीक है, इसकी सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को क्या नियुक्त किया जाता है, अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके कार्य को सरल रूप बनाने के लिए, इसके कार्य में सहायता करने के लिए क्या और व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, ताकि ये क्या, ये आसानी से कार्य कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये क्या करता है, ये भारत के राज्यों में क्या अपना भारत के राज्य में अपना क्या एक अकाउंटेंट जनरल नामक अधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ये सिर्फ भारत में ही कार्य करता है और बाकी राज्यों को भी देखना है, तो राज्यों के स्तर पर क्या करता है, तो ये भारत के राज्यों में अकाउंटेंट जनरल नामक अधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, अधिकारी नियुक्त करता है भारत के राज्यों में, ताकि क्या है, वहाँ की भी जो भी आय व्यय की गणना है वो इसे भेज सके। ठीक है, राज्य की भी इंफॉर्मेशन इसके पास में आ सके। और इन अकाउंटेंट जनरल के ऊपर किसका आधिपत्य था, यानी किसके अधीन होते हैं, तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या अधीन होते हैं, ये इसकी सहायता के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो इनके ऊपर अधिकार भी किसका रहता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केक का अधिकार रहता है। ठीक है, अब इसकी हम बात कर आगे, संरचना के बाद हम देखते हैं इसकी नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति देखते हैं, तो नियुक्ति कौन करता है इसकी, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आप यहाँ से एक चीज ये समझिए, अगर कोई सा भी अधिनियम संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति अधिकतर राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगर संवैधानिक है तो राष्ट्रपति करता है, अगर गैर संवैधानिक है तो एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एक चयन समिति की सिफारिश से बनती है, वो गैर संवैधानिक जो अधिकार है उसमें राष्ट्रपति करता है। लेकिन सामान्य तौर पर राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, जितने भी अधिनियम में जितने भी अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और उनका निष्कासन भी क्या राष्ट्रपति ही करता है, ये बात आप क्लियर करना। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 148। ठीक है, ये बात आप ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो आर्टिकल 148। ठीक है, आगे हम इसकी बात करें तो इसका कार्यकाल देखते हैं हम। ठीक है, कितना इसका कार्यकाल रहता है, तो इसका कार्यकाल रहता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, जो भी पहले पूर्ण हो। ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले बार भी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्या टाइम था उसका, 3 वर्ष या 70 वर्ष, यानी 4 वर्ष या 65 वर्ष। मान लीजिए ये एक्स की, ठीक है, एक्स नाम का अध्यक्ष है, इसकी क्या है, अभी भी नियुक्ति हुई है, यानी इसको 2 साल हुए नियुक्ति हुए, 2 साल से अपने पद पर है। लेकिन क्या है, 2 साल पर अपने पद पर रहते रहते इसकी आयु क्या 65 वर्ष हो जाती है, यानी इसकी आयु क्या 65 वर्ष की हो जाती है, इसलिए इसे रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ, पर इसकी क्या उम्र पूरी हो गई, इसलिए इसे रिटायर कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें इधर, ठीक है, 4 वर्ष या 65 वर्ष, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कार्यकाल क्या है 4 वर्ष का,
ठीक है, मतलब 4 वर्ष से कंप्लीट, 4 वर्ष से हुए और उसकी आयु 60 वर्ष की, तो भी कैसे रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, 4 वर्ष के लिए अपने पद पर नियुक्त किया जाता है और 65 वर्ष खुद की आयु, यानी खुद की आयु अगर 65 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये बात क्लियर करना, ठीक है। आगे इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय मैं 99% बता देता हूँ आपको। अगर आयोग कोई सा पूछ रहा और उसका मुख्यालय पूछा तो उसका मुख्यालय दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो दिल्ली आप लिख लेना कहीं पे भी इधर। जितने भी आयोग है, अगर केंद्र यानी केंद्र वाले जितने भी आयोग है, ठीक है, राज्य स्तर के आयोग नहीं, केंद्र वाले, केंद्र स्तर के जो भी आयोग है उनका सभी का मुख्यालय दिल्ली में मिलेगा। और हम मध्य प्रदेश की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग के बाद में अगर देखें हम राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इनका मुख्यालय क्या आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी स्टेट है उसकी राजधानी में आपको क्या है वो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय नेशनल मतलब केंद्र के जो आयोग है, ठीक है, यानी भारत के पूरे भारत में अगर वो आयोग लागू हो रहे तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लेना। इसके बाद में हम देखें इसको पद मुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो पद मुक्ति की हम बात करें, पद मुक्ति से यानी जो केक, ठीक है, यानी जो नियंत्रक और मालिका परीक्षा की अपने पद से इस्तीफा दे रहा है तो किसे देगा, तो ये लिखित रूप से, ठीक है, लिखित रूप से किसे देगा, या राष्ट्रपति को क्या है अपना इस्तीफा देगा। एक होता है पद मुक्ति और एक होता है निष्कासन। ठीक है, दोनों में अलग है। पद मुक्ति खुद अपने पद को रिजाइन कर रहा है और निष्कासन क्या कर रहा है, उसे कोई हटा रहा है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना। पद मुक्ति अगर खुद वो रिटायर हो रहा है उस पद से तो लिखित पत्र देगा किससे, राष्ट्रपति को। और हम देखते हैं आगे, पद मुक्ति हो गया। हम देखते हैं निष्कासन। निष्कासन कैसे होगा इसका, यानी इसे पद से कैसे हटाया जाएगा। तो हमने देखा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर तो क्या है, राष्ट्रपति हटाएगा। प्रतिवेदन कैसे देगा, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी उस पद पे और वो जो दोष लगा है उस पर, वो दोष अगर सिद्ध होते तो राष्ट्रपति इसे क्या हटा देता। अगर वो दोष सिद्ध नहीं हुए साबित तो राष्ट्रपति से पद से नहीं हटाएगा। ठीक है, लेकिन एक आधार और भी है जिस पर क्या राष्ट्रपति इसे पद से हटा देता है। और पद से कैसे हटाया जाता है, तो पद से इसे वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद से कैसे निष्कासित किया जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पर जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। तो इसको निष्कासन कैसे किया जाता है, तो इसका निष्कासन संसद में क्या एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव जो पेश किया जाता है वो अगर सत्य होता है, वो प्रस्ताव सफल होता है तो इसे क्या पद से नियुक्त, ये पद से इसे निष्कासित किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी क्या संसद में प्रतिवेदन भेजा जाता है और वो प्रतिवेदन वो प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो क्या इसे पद से हटा दिया जाता है। जजों को भी क्या पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लेना। आगे हम बात करें इसकी, आप इतना नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके कार्य क्या है और कर्तव्य क्या है, और जो कार्य और कर्तव्य जो दे के रखे हैं ये भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दे रखे। ठीक है, क्या बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें के कार्य के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो हम इसके कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य क्या है इसका, सबसे पहला कार्य है कि भारत की संचित निधि पर, ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारत जितने भी व्यय उनका प्रतिवेदन कैसे देना, उसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना, या उसके प्रतिवेदन किया रिपोर्ट मतलब जो भी प्रतिवेदन है, ठीक है, उसका प्रतिरूप राष्ट्रपति को सौंपना या उसकी जांच करना। ठीक है, तो भारत की क्या है संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित
भारत की संचित निधि पर भारत व्यय की जांच करना है, यानी जो भी व्यय है, जो भी व्यय बन रहे हैं, यानी जो भी खर्चे आ रहा है तो वो खर्च भारत की संचित निधि पर आ रहा है, इसकी जांच करना। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की संचित निधि ये संविधान के किस आर्टिकल में दे के रखी है, यानी संविधान में कौन सा आर्टिकल में इसका प्रावधान दे के रखा है। तो भारत की संचित निधि का प्रावधान ये अनुच्छेद, अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, तो ये अनुच्छेद 266 में क्या है, इसका प्रावधान दे के रखा है। भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि, इन दोनों का प्रावधान अनुच्छेद 266 में दे के रखा है। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है, पहला कार्य भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की जांच करना। ठीक है, दूसरी बात करें तो सरकारी विभागों पर, सरकारी विभागों में जमा पूंजी की जांच करना। ठीक है, जितने भी सरकारी विभाग है जहां पर क्या है राजस्व प्राप्त होता है, वहां पर जो भी जमा पूंजी होती है उसका विवरण करना। तीसरा हम बात करें तो तीसरा हम देखते हैं सरकारी कंपनियां। ठीक है, जो सरकार के अंडर में जो भी कंपनी होती है उनमें जमा पूंजी की, उनकी जांच करना है। ठीक है, और ऐसी सरकारी कंपनियों की जांच करना जिनके ऊपर क्या सरकार का नियंत्रण है, उसकी भी जांच करना। ठीक है, तो इसमें आप देख लें सरकारी कंपनी और जिनके ऊपर जो कमर्शियल कंपनी है, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है, उनके ऊपर क्या सरकार का अगर आधिपत्य है तो उनके ऊपर भी क्या उसकी भी जांच कौन करेगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये जांच करेगा। अब हम बात करते हैं जो के नियंत्रक जो भी कार्य है, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो कार्य है ये किस आर्टिकल में दे के रखे। ठीक है, ये भी हम देखते हुए चलते हैं। ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये हमें दे के रखा अनुच्छेद 149 में। ठीक है, कार्य शक्ति क्या है, अनुच्छेद 149 में दे के रखा हुआ है। आगे हम बात करें के कर्तव्य, यानी इसके खुद के कर्तव्य, यानी ये खुद भी इसकी क्या जवाबदारी रहती है तो भी हमें बताना। तो सबसे पहले इसके कर्तव्य को हम देखते हैं। कर्तव्य में देखते हैं भारत की बात करते हैं, भारत के व्ययों की प्रतिवेदन, सॉरी भारत, हमें यहाँ पे केंद्र लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। केंद्र के व्ययों की प्रतिवेदन, प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट होती है वो किसे सौंपना, और राष्ट्रपति को। ठीक है, और राज्य स्तर पर राज्य के व्ययों की जो रिपोर्ट रहती है वो किसे, राज्यपाल को सौंपना। ठीक है, और क्या, और इसमें देखते हैं केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य, इन दोनों को व्ययों के बारे में राष्ट्रपति को क्या सलाह देना। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देना इन दोनों के बारे में। और हम बात करें, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, तो कर्तव्य में इसका एक हम ये देखते हैं कि जो एक होता है ये क्या, ये संसद का एजेंट होता है, ये संसद का क्या होता है, एजेंट होता है, और सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, सरकार के प्रति क्या जिम्मेदार होता है। तो हमने इसके क्या देखे, कर्तव्य देख लिए। अब ये नोट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे इसके बारे में और समझते हैं हम। आगे हम इसको देखें तो अब हम देखते हैं भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रथम अध्यक्ष
कौन थे प्रथम अध्यक्ष? तो वो थे हमारे वी नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव क्या थे? प्रधान अध्यक्ष थे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। ठीक है, वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में कौन है अभी? तो वर्तमान में अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये भी वर्तमान में बने हुए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं प्रथम और वर्तमान में। हमने लगभग वो पूरा इसे देख लिया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। आगे के वीडियो में हम जो आयोग है वो देखेंगे। अभी तक क्या हमने 2 आयोग देख लिए, जिसने भी अभी हमारा पहला वाला आयोग नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आपको वहाँ से भी क्या बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये पूरा आयोग को देख लिया है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि क्या उनको भी ये हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।